अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आपको याद होगा कि कल मैंने आपसे एक वादा किया था और वो अनमोल पिंकी के हवाले से बात हो रही थी। मैंने आपको बताया था कि मुझे कुछ ऐसी मालूमात मिल रही हैं, मैं उनके बारे में को प्री मेच्योर डिस्कशन नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि उनको ज़रा डबल चेक कर लूं, फिर आप लोगों के साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर करूं। आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि मैं शुरू में इस सारे केस के हवाले से मेरी क्या राय थी, लेकिन कल ही जब उसकी एक वीडियो चली और उस वीडियो में जब एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि जी बताएं, आप मीडिया के ज़रिए को पैगाम देना चाहती हैं, तो उसने कहा कि हम तो डूबे हैं सनम, तुझको भी ले डूबेंगे। तो मुझे उसकी इस जुर्रत रंदाना पे बड़ा एक ताज्जुब हुआ कि एक खातून जो कि ख़ुद क्राइसिस में है और वो हर तरफ एक मीडिया की एक स्पॉटलाइट में भी है, हर बंदा पिंकी पिंकी कर रहा है, वो डिस्कस हो रही है और बज़ाहिर ऐसे लगता है जैसे उसके बचने के चांसेस नहीं है। लेकिन वो ख़ातून का ये कॉन्फिडेंस का सोर्स क्या है, ये किधर से इसको इतनी ज़्यादा उम्मीद है कि वो इस सिस्टम को दोबारा से रोंद देगी और वो ख़ुद इसमें से निकलने में कामयाब हो जाएगी। कानून की उसकी नज़र में कोई अहमियत नहीं है। तो इस हवाले से इस क्यूरासिटी के साथ मैंने कुछ लोगों के साथ रब्ता किया जो मेरे ख़्याल में कुछ मालूमात शेयर कर सकें। तो जब मेरी आपसे कल बात हुई थी, तो तब मेरी किसी एक शख्स के साथ बात हुई, तो मुझे उसकी बात काफ़ी प्लाजिबल लगी। मैंने कहा कि इट मेक सेंस। फिर मैंने कोशिश की, मैंने सोचा कि एक दो कोई और लोगों से बात करता हूँ कि जो किसी तरह इस केस से रेलेवेंट हों, जो कि मालूमात तक जिनकी कोई रसाई हो, जो अगर कोई डायरेक्ट भी ना हो तो वो उसको चेक करके मुझे बता सके, वेरीफाई कर सके। और इंसिडेंटली इत्तेफाक की बात कि उनको उनके साथ मैंने कोई ऐसी बात शेयर नहीं की कि मेरे पास क्या पहले कोई मालूमात हैं, लेकिन वही जो मालूमात मेरे पास पहले थी, कोई बाकी ज़राए ने भी उनकी तस्दीक की, उनको वैलिडेट किया। यानी वैलिडेट ये किया कि उन्होंने जब मुझे वही मालूमात शेयर की तो मैंने कहा कि अच्छा, ये भी वही बात कर रहे हैं जो मैंने पहले सुनी है। अब नाजरीन ये है कि केस के हवाले से मुख्तलिफ लोग जो हैं अभी तक राय दे रहे हैं और हर बंदा उसको एक सियासी नज़र से केस को देख रहा है। कल भी कोई पीटीआई वालों की तरफ से भी कोई बयान आया, कोई महमूद खान अचकज़ई साहब की तरफ से भी आया। उन्होंने कहा कि ये एक पीपल्स पार्टी को ब्लैकमेल करने की कोशिश है कि वो 28वीं तरमीम में कहीं भाग ना जाए, वो हुकूमत का साथ दे। ये ऐसे ही है कि जैसे पीपल्स पार्टी वाले जो हैं वो बड़े कोई सुइसाइड बम्बर हैं और वो एक कोई एक क्या कहते हैं कि कंप्रोमाइज़ के वर्ड से नाशना हैं और वो इस सिस्टम से कभी अंदर रहे ही नहीं हैं, यानी कि जैसे वो इधर से निकलना चाह रहे हैं। तो ये उससे एक तासर मिला। तो अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हम चीज़ों को एक सियासी एंगल से, हर चीज़ को एक सियासी एंगल से देखते हैं। वो पिछले दिनों में एक फाइनेंशियल टाइम में एक स्टोरी पढ़ रहा था और उसकी एक, बल्कि एक ओपिनियन आर्टिकल था और उसकी हेडलाइन कुछ इस तरह से थी कि जब हम हर चीज़ को पोलिटिसाइज कर देते हैं कि इंज किमें होया है, ये इस मौके पे क्यों हुआ है, जब हर चीज़ को हम पोलिटिसाइज कर देते हैं तो उसकी वजह से ओवरऑल पूरा मुआशरा एक अहमों का अहम स्टूपिड्स का मुआशरा बन जाता है। स्टूपिड इस तरह सेंस में ये नहीं है कि वो काबिल नहीं होते, इंटेलिजेंट नहीं होते, लेकिन यह है कि वो एक जगह से, एक एंगल से उनकी नज़र हटती ही नहीं है। हर चीज़ को वो एक सियासी तनाजुर में ही देख रहे होते हैं जी, कि चूँकि सियासत की ये ज़रूरत है तो लिहाजा आजकल ये किया गया है, चूँकि फ़लाँ बंदा उधर फंसा हुआ है तो इसलिए किया गया है। और मैं आपको ज़ाती तजर्बा बताऊँ एज अ जर्नलिस्ट, और वो तजर्बा ये है कि बाज़ का कई ख़बरें ऐसी होती हैं जिसके कई वैसी इत्तफाकी बेनिफिशरी, हादसाती बेनिफिशरी भी होते हैं। यानी कि वो ज़रूरी नहीं कि मैंने कोई ख़बर की हो तो किसी के कहने पे की हो, लेकिन यह है कि उसका किसी को फ़ायदा हो सकता है। या मैंने को ख़बर की हो किसी के कहने पे, ज़रूरी नहीं मैंने की हो, लेकिन उसका किसी को नुकसान हो सकता है। हम जो है, यानी कि उसको जी ये मौके, इस मौके पे ख़बर कैसे आई है, इवन जिस खबर का मैं जिक्र कर रहा हूँ इसका भी लोग इसी तरह अंदाज़ा लगाएंगे कि ऐसे, यानी कि जी पहले तो 4 दिन कोई ख़बर नहीं आई, अब जो है यानी कि ये एक ख़बर फीड की गई है। अच्छा, ये एक टर्म इस्तेमाल होती है, फीड की गई है। मुझे इस पर बाज़ औक़ात हंसी भी आती है, और वो इसलिए कि चूँकि मैं ख़ुद इस अमल का हिस्सा हूँ, कि मैं आपको बता रहा हूँ और मैं ऑनेस्टली, यानी कि मैं कोई आपके सामने वजाहतें देने की मुझे क्या ज़रूरत है, कि मुझे ये नहीं है कि किसी ने अप्रोच किया, मैं ख़ुद लोगों को अप्रोच करके जानने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यह है कि इसको भी लोग अपना अपना एंगल देंगे। अब यह है कि हम असल बात की तरफ आते हैं कि मसला क्या है।
नाजरीन, अनमोल पिंकी कोई एक वाहिद खातून नहीं है कि जो एक ड्रग्स के बिज़नेस में इन्वॉल्व है, या कोई एक वाहिद एक शहरी पाकिस्तानी शहरी नहीं है, और भी हैं। बहुत सारे ऐसे हैं कि जो जेलों में भी होंगे, बहुत सारे ऐसे हैं कि जो काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन वो कभी उन्हें जेल की हवा ही नहीं लगी, वो बाहर हैं, आज भी बाहर हैं, आज भी बिजनेस हो रहा है। तो आहर अनमोल उर्फ पिंकी को क्यों उठाया गया, ये एक अहम सवाल है। और यही वो सवाल है कि जो मैं लेके, जब यानी कि मैं मुतजस्सिस हुआ, तो मैंने इसलिए पूछा कि ये कोई ऐसा, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कोई क्रैकडाउन हो रहा है ओवरऑल, कि आपने कहा जी कि उस दौरान हमने कोई 100 बंदे पकड़े हैं और उसमें से हमें जो है ये केस जो है ज़रा डिफरेंट लगाओ। तो आखिर वजह क्या है, यानी कि उसको बाकायदा टारगेट किया गया है। और ये खातून इसको पिछले इतनी देर से यानी कि ये पुलिस के रडार पर थी, और कुछ भी नहीं हो रहा था। कई दफ़ा ये भी होता था, लाहौर से ऑपरेट कर रही थी, वैसे कराची की है, इधर से कहीं लाहौर में गई बचपन में कोई जी मॉडलिंग करने और फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए, फिर उधर से कोई बाकी लोगों के हथे चढ़ गई और उन्होंने इसको इस काम पे लगा दिया। बकौल उसके, उसका जो पहला मियाँ, उसने उसको इस काम से इंट्रोड्यूस कराया। फिर बाद में वो खुद कफील हो गई, मियाँ से उसने इजाज़त ली, उससे छुट्टी हो गई और अपना काम शुरू कर दिया। बल्कि जो ड्रग प्रोसेसिंग है, ये जो आइसवेयर है, मुझे इनका पूरा कोई नाम भी सही नहीं आते, को पता नहीं केटामाइन और क्या क्या इनको कहते हैं, तो वो यानी कि कोई उनकी प्रोसेसिंग जो है उसके घर पर भी होती थी। और कोई जो रॉ माल है, जो एक रॉ ड्रग्स हैं, ये उधर से बाहर से कहीं नाइजेरिया वगैरह से भी आती थी, अफ्रीका से आप कह लेंगे, अफ्रीका से आती थी। और जो इनके जो क्लाइंट्स हैं, ये ड्रग है ही बेसिकली एलीट क्लास की है, अल्ट्रा जो सुपर एलीट है उनकी है। यानी कि अगर मैं इस्लामाबाद की बात करूं तो आप समझेंगे जैसे इस ड्रग के कंज्यूमर जो हैं वो ई सेक्टर के होंगे, एफ सेक्टर के होंगे। ठीक है, बाकी जो लोग हैं यानी कि उनको तो जो दवाई नहीं मिल रही होती, उन्होंने जाके ये नशा तो बहुत उनकी पहुंच से बहुत दूर है। और ये वाला, ये जो बेच रही थी, ये वो पुड़ी जो कि बाकी जो है कोई 15,000 का बेच रहा होता है, 20,000 की, और कितनी, 1 ग्राम, ये वो 25,000 में दे रही थी। मतलब यह है कि इसकी कोई प्रोडक्ट जो है ना वो कोई अलग ही क्लास थी, यानी कि उनसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होगी, इसलिए रेट ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। या कोई इसका कोई ब्रांड है वो कुछ ज़्यादा रिकग्नाइज ब्रांड था, या जो है यानी कि लोगों को पिंकी पे एतमाद जो था, वो जो एक आपने सुना होगा ना, वो जो कहते हैं जी वो सूफ़ी नाम है एतमाद का, तो पता नहीं पिंकी नाम एतमाद का था तो लोग ज़्यादा इसके पास जाते थे, और इसने भी रेट बढ़ाए हुए थे। यानी कि ये इसी तरह है कि जैसे को फ़ोन की इंडस्ट्री में ये कोई आईफोन टाइप हों कि जिन्होंने कहा हो जी कि हमने अपनी एक क्लास मेंटेन करनी है, इससे नीचे नहीं आना। ठीक है, तो क्यों पकड़ा गया फिर, यानी कि, और जिसके क्लाइंट्स में पुलिस वाले भी शामिल हों, बाकी असर और सूह वाले लोग शामिल हों, तो आहर, और जो बार बार कानून के शिकंजे से निकल जाती हो, बल्कि कानून हाथ ही ना डालता हो, यानी कि कानून के हाथ हाथ पांव सो जाते हों कि जब वो पिंकी को देखे, वो पिंकी पकड़ी गई, तो आखिर क्या वजह क्या बने। तो नाजरीन, इसके पीछे जो मैं अब, आप शायद को फ्रस्ट्रेट हो रहे होंगे कि क्या यानी कि गल जड़ा गल मुका भी, तो नाजरीन इसके पीछे कुछ ट्रेजिडीज़ थी। ट्रेजिडीज़ क्या थी कि कुछ, आप समझें कि जो हमारी पॉलिटिकल एलीट है, उनके उनके घरों में कोई नौजवान अमवात वाक़ हुई। और मैं ये सिंध के हवाले से बात कर रहा हूँ। सिंध के हवाले से बात करने का मकसद ये नहीं है कि पंजाब में इस तरह का नशा नहीं चलता, यानी कि वो तो ऑपरेट ही पंजाब से कर रही थी, लाहौर से कर रही थी, लाहौर में भी था। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एक्शन का सबब बना, जो ट्रिगर था, वो क्या था। वो ये था कि सिंध के कोई जो सियासी शख्सियात हैं, उनके घर में नौजवान अमवात वाक़ हुई, और वो गुस्से से पागल हो गए, आप ये कह लें। या इसका दूसरा एंगल ये भी है कि किसी ने ये सोचा हो कि हमारे घर में हम तो अपनी औलाद से महरूम हो गए, को बाकी लोग जो हैं उनको इससे बचाया जाए, अहम मुमकिन है ये भी हो। लेकिन फाइनली ये वो पुश था कि जिसके नतीजे में आईबी ने काम करना शुरू कर दिया, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने, और उन्होंने इसको गिरफ़्तार कर लिया। और इसका जो तरीका वारदात था वो भी कुछ इस तरह से था कि ये उसको, इवन उसकी व्हाट्सएप कॉल जो हैं उनको भी
ट्रेस नहीं कर पाते थे। ये ज़्यादा वाईफाई इस्तेमाल करती थी, ये कोई डेटा वगैरह इस्तेमाल नहीं करती थी, वाईफाई करती थी। और अब यह है कि वाईफाई भी करे और फिर यह है कि फ़ोन जो है वो भी किसी के नाम पे हो। तो यानी कि वो डाज करना वो जानती थी। जब उसके खुद पुलिस में जानने वाले थे वो उसको खुद बताते होंगे कि बीबी किस तरीके से लॉ इन्फोर्समेंट वालों से बचना है। दूसरा, यानी कि इवन उसने ये भी कोशिश की कि वो अपने यानी कि वैसे वो वांटेड लोगों की लिस्ट में थी, लेकिन यह है कि नहीं कोई भी गिरफ्तार नहीं करता था। और उसने भी उनकी इस तरह से हेल्प की कि बाज़ औक़ात वो उनको डाज भी कराती थी। और फिर साथ ये भी है कि उसने कोई एक दफ़ा ये भी कोशिश की कि अपनी कोई हाथ जो अंगूठे हैं उनको ज़ख्मी करके कोई जो उसके फिंगरप्रिंट्स हैं उनको तब्दील कर पाए, कि ताकि जो उसके ओरिजिनल जो फिंगरप्रिंट्स हैं उनमें से कुछ चेंज करके वो अपनी को आईडी चेंज कर पाए। ऐसा नहीं हो सका। फिर जो है उसका जो सिस्टम था वो इस तरीके से ऑपरेट करता था कि यानी कि अपने नाम पे अकाउंट भी नहीं था, अकाउंट दूसरों के नाम पर थे। और वो जैसे कोई इजी पैसा है यानी कि उसके ज़रिए पैसे आ रहे हैं, क्लाइंट के पास ऑर्डर क्लाइंट का आता था, फिर जो है उसके पैसों की रसीद आती थी और पेमेंट रिसीव्ड वाली, और फिर बाद में वो उनको भेजती थी, कभी को गिफ्ट की शक्ल में, कभी कोई ऐसे है जैसे फूड जा रही है, खुराक जा रही है। लाहौर से सप्लाई शुरू होती थी, कराची आती थी बाय रोड, ताकि कोई इधर उधर से कोई प्रोबिंग आई से बचा जा सके। और फिर इधर से आगे जो यही बाइकिया वाले हैं, फूड पांडा वाले हैं, उनके ज़रिए मुख्तलिफ़ घरों पे डिलीवर होती थी। अब बाकी हम उसी सवाल पर आते हैं, वो जो मैंने बात की थी आपके एलीट की, कि ये बेसिकली जब एलीट इससे हिट हुई तो उसके नतीजे में पिंकी पकड़ी गई। जब एलीट के यानी कि ये है कि मैं अब इस तफसील में नहीं जाना चाहता और ये मौका भी नहीं है, लेकिन यह है कि जब कोई यानी कि सियासी शख्सियात, सियासी फैमिलीज़, उनके घरों में जब ये ट्रेजडीज़ हुई तो उनमें से किसी ने पुश किया तो उसके नतीजे में पिंकी के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है। अब मैंने आहर पे बात उधर ही लानी है कि जो उसने कहा कि यानी कि हम तो डूबे हैं सनम तुझको भी ले डूबेंगे, लेकिन उससे पहले फिर जो है मैंने पता किया, मैंने कहा कि इसमें आप लोगों को कैसे आइडिया हुआ, यानी कि बाकी लोगों के बारे में ओवरऑल मुख्तलिफ़ लोगों के हवाले से चल रहा था। पता चला कि उसका जब फ़ोन का फोरेंसिक हुआ तो उसमें बहुत सारे वॉइस मैसेजेस भी थे मुख्तलिफ़ लोगों के। और नाजरीन मैं आपको क्या बताऊं कि कौन कौन से लोग जो हैं वो उसके क्लाइंट्स में शामिल थे। और कई ऐसे भी थे, ये एक और तरीका था कि जिसमें कोई लेट से कि कोई एक्टर है, कोई एक्ट्रेस है, और वो एक तरह की स्टॉकिस्ट बनी हुई है, मतलब कि वो डायरेक्ट उससे सप्लाई लेती है। आगे उसका लोगों को फेवर करने का तरीका ये था कि भाई आप बड़े मोअज़्ज़ज़ लोग हैं, यानी कि आप डायरेक्ट सप्लाई ना लिया करें, आप मेरे ज़रिए लिया करें। उसने आपको अपने आप को इस तरह से रेलिवेंट किया हुआ था, तो वो ख़ुद भी इस्तेमाल करती होगी, आगे भी देती होगी। लेकिन जो इसमें लोग हैं उसमें सिर्फ़ ये सियासी इशराफिया के बच्चे नहीं हैं, सियासी इशराफिया के लोग ख़ुद भी हैं, उसमें शोबिज़ इंडस्ट्री के लोग भी हैं, उसमें मीडिया के लोग भी हैं, उसमें ब्यूरोक्रेसी के लोग भी हैं, ठीक है, उसमें कोई फ़ौजी भी होंगे, सर्विंग नहीं होंगे तो रिटायर होंगे। अब ये ज़रूरी नहीं कि मैंने कोई कोटा पूरा करने के सबका नाम लेना है, ठीक है, इन्हीं के नाम तो मैंने किसी का भी नहीं लिया। लेकिन यह है कि आप समझें कि ओवरऑल ये वो लीड है कि जिधर ये तफरीक ख़त्म हो जाती है कि कोई सियासी इशराफिया से बिलोंग करता है या कोई मीडिया का है, या यानी कि ये एक सोशो इकनॉमिक क्लास है कि उस क्लास में जो लोग सोशलाइज करते हैं वो उसके क्लाइंट से। तो ओवरऑल इसमें हमारे लिए सबक क्या है, यानी कि एक तो ये है कि जो अगर आप अपने बच्चों का ख्याल नहीं करेंगे तो आपके बच्चे किसी बड़ी ट्रेजेडी का शिकार हो सकते हैं। और दूसरा, अपने बच्चों पे गैर ज़रूरी पाबंदियाँ लगाने की बजाय उनको 2-3 बातें बता दें कि नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 कि आपने ये नहीं करना। और उसमें एक ये ड्रग्स होनी चाहिए कि ये ड्रग्स से ये देयर इज़ नो वर्ड ऑन इट, देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन इट, कि स्टे अवे फ्रॉम द ड्रग्स। ये एक चलती फिरती मौत है, और ये ऐसी चीज़ है कि जो घरों में दाखिल हो चुकी है, घर वालों को नहीं पता चलता। आए दिन हम सुनते हैं जी कि वो फ़लाँ की बच्ची और फ़लाँ का बेटा, या आज वो 2 दिन से इकट्ठे थे, फिर जी वो को डेथ हो गई, फिर हम उस पर बात नहीं करते, फिर हम कहते हैं ये विक्टिम ब्लेमिंग है। लेकिन ये है
कि जब वो हादसा होता है हम उस टाइम भी बात नहीं करते, हम उसके बाद भी बात नहीं करते, एंड द प्रॉब्लम गोज़ ऑन, इट एग्रीवेट्स। ठीक है, तो लिहाजा अपने बच्चों पर नज़र रखें, बच्चों को गैर ज़रूरी तौर पर इन पर पाबंदियाँ ना लगाएं, लेकिन कुछ 2-3 चीज़ें रख दें। वो एक हार्वर्ड के एक प्रोफेसर हैं, वो कहते हैं कि स्ट्रेटजी को इस तरह डिफ़ाइन करता है कि स्ट्रेटजी इज़ व्हाट नॉट टू डू। ये नहीं है कि जनाब हर गल बच्चे ने आना है भी तुमने पूछ के जाना है, भी पूछ के जाना है। आपका यानी मूड होगा तो उसको इजाज़त देंगे, आपका मूड होगा तो नहीं इजाज़त देंगे, ऐसा नहीं है। उसको कोई 2-3 चीज़ें बता दें कि तुमने ये काम नहीं करने, ठीक है, बाकी जो जी चाहे करो। ठीक है, तो उनको उसमें एक चीज़ जो है ना, ये ड्रग ज़रूर होनी चाहिए कि इससे आप किस तरह अपने बच्चों को बचा सकते हैं। आजकल तो स्कूलों में ड्रग्स आ रही हैं और ये जहर कातिल घर घर तक पहुंच गया है। ठीक है, ये सिर्फ आप यही ना सोचें कि इस पर एक्साइटेड ना हो कि ये सिर्फ आप जो है अमीरों के घरों पे है। और वैसे अमीर कौन होता है? इवन जो अमीर हैं वो भी कहते हैं कि हम मिडिल क्लास हैं। अमीर वही होता है जो आपसे बड़ा होता है, हम उसी को समझते हैं। जो भी जिधर है ना वो समझ रहा है कि मैं की है, यानी कि मेरे तो हालात बड़ी मुश्किल ना जनाब, मेरे वालद साहब ने भी इतनी मेहनत की, मैंने भी इतनी मेहनत की, असल अमीर तो वो है। अच्छा, उसके पास जाते हैं, वो कहता है नहीं यार हमने क्या किया, असल अमीर तो वो है। ठीक है, तो लिहाजा आप अपने आप को अमीर समझते हैं या नहीं समझते, लेकिन यह है कि अगर आप ऐसे माहौल में रहते हैं जिधर ड्रग की सप्लाई हो सकती है, जिधर आपके बच्चे उसकी शर का शिकार हो सकते हैं, तो लिहाजा उस सूरत में अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज करें, अपने आप का ख्याल रखें। और वो जो बात कर रही थी, वो जो ख़ातून है कि जो उसने कहा कि हम तो डूबे हैं तुम्हें भी सनम ले डूबेंगे, मेरा ख्याल है वो ये बात इसी तनाज़र में कर रही थी कि उसको पता था कि उसकी क्लाइंटल कौन लोग हैं। तो वो एक जो इधर भी बयान देती है, वो बेसिकली उसकी जो ऑडियंस है वो मीडिया नहीं होता, उसकी ऑडियंस वो लोग होते हैं कि जो उधर बैठे हुए यानी कि उसके बयान सुन रहे होते हैं, और उसको ये डर लगता है, उनको लगता होगा कि अगर हमने इसके लिए कोशिश ना की तो ये फिर हम सब का नाम बता देगी। तो लेट्स सी क्या होता है, लेकिन इसमें हम सब के लिए सबक है। ये सिर्फ इंटरटेनमेंट की स्टोरी नहीं है, ये एक लाइफ लेसन भी है और इससे हमें ज़रूर सीखना चाहिए। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मैं चाहता हूँ इजाज़त मुझे दें। अल्लाह हाफिज़।